हाय गाइस। सो ये हमारा मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ फोर्सेस। सो फर्स्ट वी सी ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड फर्दर वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फोर्स। फोर्स क्या होता है पहले आप इसे समझिए कि ये हमारा कोई बॉक्स है और ये कोई पर्सन इसको धक्का दे, ठीक। सो यहाँ पर दो तरीके से चीजें होंगी कि यहाँ पर अगर ये लड़का धक्का दे रहा है और एक पोर्शन ये हो सकता है कि ये लड़का खींच रहा हो, लाइक एक बार कुछ इस तरीके से हो सकता है फोर्स, या एक बार इस तरीके से हो सकता है फोर्स। तो इन दोनों ही चीज में क्या है, इन दिस कंडीशन we push और in this condition we pull. तो push and the pull is the basic definition of the force. So basically push and pull is the application formation of the force. मतलब जैसे हम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक पुश के तरीके से और एक पुल के तरीके से। एक बार हम उसे धक्का दे सकते हैं, एक बार खींच सकते हैं। तो इन दोनों ही प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को हमने किसका नाम दे दिया, फोर्स को, ठीक है। देयर आर टू प्रोसेस इन विच वी आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट लाइक पुश एंड द पुल। सो इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। नाउ लेट्स सी अनदर थिंग। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो F is equals to mass is kilogram and acceleration is meter per second square. Okay, but we know that the force is measured in a Newton. So 1 Newton is equals to 1 kg meter per second square. तो आपको ये भी याद रखना है। So it's in MKS system, meter, kilogram and second system. Now in CGS system 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। ओके, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है एंड 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट्स सिंपल और इतना हमें पता होना चाहिए था। अनदर वन इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो ये तो आपने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। ये हमारा टेल है, ये हमारा हेड है और जो भी फोर्सेस वगैरह हम लिखते हैं वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं, लाइक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट। नाउ वी सी द एलिमेंट ऑफ द फोर्सेस। ओके, सो अब हमें देखना है फोर्सेस के एलिमेंट्स यानी फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आप वीडियो को रोक करके चीजें उतार लिया कीजिए, ठीक है। जो भी मैं चीजें पढ़ाता हूँ प्लीज नोट डाउन ऑन योर सेपरेट नोटबुक, ठीक है। जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं वो, ठीक है। अब देखिए जो फोर्सेस होते हैं, है ना, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीट्यूड। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फोर्सेस, यानी अगर हमें किसी फोर्स को डिस्क्राइब करना हो तो हम किस किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्सेस के। सो द एलिमेंट ऑफ फोर्सेस इज फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स which we apply on object. Okay, is the quantity of force which we apply on an object, like 10 newton, 5 newton, something like it's a magnitude. We know that. So whenever the F force is at, so this is the magnitude. Okay, like 10 newton, 5 newton, ठीक है। और अगर इस वे में अगर वेक्टर वे में समझाना तो मोड लगा दिया, या अगर मोड नहीं लगाना तो सिंपली F लिख दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड फॉर, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बाद आता है हमारे पास उसके बाद आप लिख लीजिए डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन आप सभी को पता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये हमारा उसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन के बाद आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स कि यहाँ पर अप्लाई किया है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ से देखें तो इसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यानी ये लाइन हो गया, ठीक है। इस पे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके, इसमें जस्ट बात देखेंगे। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। अब सेंस देख लीजिए, सेंस आर टू टाइप्स, अनदर फर्स्ट इज पुश एंड अनदर वन इज पुल, यानी वो किस तरह का फोर्स है, पुश वाला फोर्स है या पुल वाला फोर्स है। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द फोर्सेस, ठीक। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यही देख लेते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, सो दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। सो हम इस फोर्स को इस लाइन ऑफ एप्लीकेशन पे कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ, 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 चाहे तो यहाँ। यानी अगर यहाँ मान लो यहाँ फोर्स अप्लाई किया गया ऐसे, तो ये हमने क्या बना दिया उसका लाइन ऑफ एप्लीकेशन। अब इस लाइन ऑफ एप्लीकेशन पे हम इस फोर्स को कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड दिस इज एप्लीकेशन ओनली ऑन अ रिजिड बॉडी। ऐसे बॉडीज पे हम अप्लाई नहीं कर सकते जो इजिली ट्रांसफॉर्म हो जाए किसी शेप वगैरह में या ब्रेक डाउन हो जाए, रिजिड बॉडी पर ही अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ व्हाट इज फ्री बॉडी एंड व्हाई वी शुड नीड फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना, वो हम समझ लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस समझिए कि फ्री बॉडी डायग्राम होता है क्या। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कंप्लीटली ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ, कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, ठीक है, ये पता लगाना होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या काम है कि हम आसानी से पता लगा सके कि किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बॉडीज आपस में कंबाइन है तो उन्हें अलग अलग करके चेक करना कि भाई कौन कौन सी फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्सेस। Type of forces. So type of forces are like first one is tensile. So what is tensile forces? Let's see a object, ठीक है, whose length is L. So अगर हम उसको यहाँ से खींचे तो मान लीजिए यहाँ से चेंज हुआ डेल्टा L, यहाँ से भी चेंज हुआ डेल्टा L, तो टोटल चेंज कितना हुआ L प्लस 2 डेल्टा L. So this is what tensile force. Tensile force में लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, खींचना, पुल करना, ये भी मतलब है टेंसाइल फोर्स का, ठीक है। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मतलब क्या है इनका, डेफिनेशन में क्या चीजें हो सकती है। फिर है कंप्रेसिव। व्हाट इज कंप्रेसिव? जस्ट अपोजिट ऑफ टेंसाइल। लेट्स सी अ ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज L, व्हेन वी कंप्रेस फ्रॉम हियर, मान लीजिए इतना कंप्रेस हो गया, इतना कंप्रेस हो गया, इतना कंप्रेस हुआ डेल्टा L, इतना कंप्रेस हुआ डेल्टा L, so its length is decreased by 2 delta L. Okay, so this is compressive force. इसमें push force होता है, इसमें pull force होता है, and third one is shear forces. Now what is shear force? कुछ नहीं होता, सिंपली दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। मैंने बोला दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं जो अपोजिटली एक्ट करते हैं। लाइक मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, चिपके हुए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि एक दूसरे को क्या करे, रप्चर कर दे, है ना, फाड़ दे, चीड़ दे, ठीक है। सो दीज फोर्सेस आर नोन एज शेयर फोर्सेस, ठीक है। तो शेयर फोर्सेस में खास बात ये है कि दो पैरेलल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। कंप्रेसिव फोर्स की बात ये है कि इसमें तो पुश लगता है, टेंसाइल फोर्स में पुल लगता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस। नाउ वी सी द बेसिक सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, सो राइट डाउन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। System of force. Now what is system of force? It's just simple. It is an object in which F1 is act, in which F2 is act,
हेयर F3 है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो एक फोर्स सिस्टम है या सिस्टम ऑफ फोर्स है। क्या? व्हेन द मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सो वी कंक्लूड दैट दिस इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ओके, सो सिंपल सिस्टम ऑफ फोर्स समझ में आ गया। अब सिस्टम ऑफ फोर्स को कैटेगराइज किया गया इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सिस्टम ऑफ फोर्स, SF मीन्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सो फर्स्ट वन इज कोप्लेनर and another one is non-coplanar. Okay, so what is coplanar and what is non-coplanar? Coplanar forces का मतलब होता है सेम प्लेन। क्या? सेम प्लेन, यानी सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट करेंगे, नॉट इन सेम प्लेन। ओके, यानी अलग अलग प्लेन में एक्ट करेंगे। जो कोप्लेनर है इसे बाद में कैटेगराइज किया गया। कोप्लेनर में कोलिनियर, कोप्लेनर कॉन्करेंट, ठीक है, कोप्लेनर कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर कॉन्करेंट हो गया, कोप्लेनर पैरेलल, ओके, कोलिनियर कॉन्करेंट पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। ओके, ये कैटेगराइज किया गया। अब इनका मतलब समझ लीजिए एक एक करके। तो कॉलिनियर का क्या मतलब होता है? सो आपको आई होप दिखाई दे रहा हूँ, मैं एक ही जगह अपने यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। सो कॉलिनियर, व्हाट इज कॉलिनियर? कॉलिनियर का मतलब होता है कोप्लेनर कॉलिनियर, मतलब सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में। पहला तो आपने ये समझ लिया, कोप्लेनर का मतलब है सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे। अब कॉलिनियर का क्या मतलब हो गया? कॉलिनियर का मतलब होगा कि फोर्सेस जो है वो सेम लाइन में होंगी। क्या होंगी? सेम लाइन। सो देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, लाइक F1 एंड दिस इज F2। डायरेक्शन सेम हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द फोर्सेस आर इन सेम लाइन। ठीक है, कॉलिनियर का मतलब क्या होगा? सेम लाइन ऑफ एक्शन। ओके, फोर्सेस का जो लाइन है वो सेम होगा। कॉन्करेंट का क्या मतलब होगा? फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझिए। सेम प्लेन में है कोई, ठीक है। सो देखिए ये F1, ये F2, ये F3, ये F4। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट से निकली है और एक ही प्लेन में है, तो हम बोल सकते हैं ये कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। समझ में आ गया? सो इट इज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। नाउ कोप्लेनर पैरेलल, पैरेलल फोर्सेस आप सभी को पता ही है। सो दिस इज द पैरेलल फोर्सेस, दिस इज पैरेलल फोर्सेस। सो पैरेलल फोर्सेस आपको पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। सो नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट का क्या मतलब होता है कि फोर्सेस आर इन दी सेम प्लेन। पहली बात तो ये समझिए कि कोप्लेनर है, इसका मतलब नॉन कोप्लेनर लिख दिया क्या? ओके, नॉन कोलिनियर हो, ठीक है, नॉन कोलिनियर, ठीक है। सो नॉन कोलिनियर का मतलब हो गया कि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से नहीं निकलेंगे, ठीक है, सॉरी सेम लाइन में नहीं होंगे। और नॉन कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि सेम पॉइंट से नहीं निकलेंगे लेकिन होंगे एक ही प्लेन में। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन कोलिनियर का क्या मतलब हुआ कि फोर्सेस आर नॉट इन द सेम लाइन एंड फोर्सेस आर नॉट ऑर्बिटेड फ्रॉम द सेम और जनरेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। सो मैं इसे रब कर लेता हूँ। आपके बज रहे हैं 12:30। Another perpendicular component of the force. Now what is perpendicular component of force? इसे आपने वेक्टर में भी पढ़ा था। मान लीजिए कि ये कोई हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, वैसे तो स्क्वायर बना दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज़्यादा। सो इट्स अ रेक्टेंगल, सो इट्स 90 डिग्री। सो लेट्स से दिस इज फोर्स,
या दिस इज, हाँ मान लीजिए कोई फोर्स, ये एंगल है 90 डिग्री। सो अगर एंगल 90 डिग्री है, ये रेक्टेंगल में तो 90 होता है, ये आपको पता ही है ना। सो ये F1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, तो मान लीजिए इस तरह ऐसे से, ये F1 फोर्स है, ये एंगल कोई थीटा है, तो जस्ट हम क्या करते हैं ना, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो इट्स एक्स एक्सिस, तो जहाँ पर भी जहाँ पे थीटा बना होता है हम उसे बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस। तो बेस पर क्या बन जाता है, cos थीटा। सो इट्स F1 cos थीटा, और दूसरे पे क्या लग जाता है, sin F1 sin थीटा। सो दिस इज द व्हाट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। हमेशा जिस पे थीटा बन रहा है उसे बेस मानना है, और बेस पे क्या आता है, cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर पे sin थीटा। सो आई होप आपको ये चीजें पता होंगी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस एंड हाउ टू रिजॉल्व रिजल्टेंट फोर्सेस। ओके, सो